अब आप अगर इन सारी चीजों को देखेंगे तो अगर कन्नौज और मैनपुरी की बात की जाए तो विक्ट्री मार्जिन लगभग चारों सीटों पे जितने डाउटफुल वोटर अनुराग ठाकुर ने कहे हैं उससे ज्यादा है। लेकिन अगर महादेवपुरा की बात की जाए तो विक्ट्री मार्जिन 33,000 के आसपास कुछ था और ओवरऑल लोकसभा का, और 1,02,50 एक असेंबली सेगमेंट की बात की जा रही जहां पर जो है तो एक डाउट क्रिएट किया राहुल गांधी ने, एक बात कही, क्लेम किया उन्होंने कि 1,02,50 जो है तो फर्जी वोटर है कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को तो को तो भेजा है नोटिस, लेकिन वायनाड केरला के इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा अभी तक, रायबरेली मतलब उत्तर प्रदेश के किसी इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा, डायमंड हार्बर टीएमसी के इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा, माफ कीजिएगा बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा, और उसी तरीके से तमिलनाडु के इलेक्शन कमिश्नर ने भी किसी भी तरीके का नोटिस जो है तो अभी तक अनुराग ठाकुर को नहीं भेजा। एक बहुत बड़ा पॉइंट था किस तरीके से चुनावों की चोरी की जाती है। आपका एक ये एग्जाम्पल है, और चंडीगढ़ के मेयर का जो इलेक्शन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर चुनाव की चोरी किस तरीके की हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सटीक नेटवर्क की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान से यही कृपा है कि हमारी स्वतंत्रता, हमारे देश की जो प्रगति है वो इसी तरीके से बढ़ती रहे और हमारा देश आगे चल करके विश्व की महान शक्तियों में उसका नाम गिना जाए और विश्व के पटल पर हमारे हिंदुस्तानी और भारत का नाम सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के एक मुद्दे के बारे में, जिसके बारे में काफी दिनों से, मतलब करीब 1 महीने 1.5 महीने से अगर कहा जाए, जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है तब से मुद्दा बना हुआ है। अब बात करते हैं इस बारे में कि आखिर ये जो पूरा मुद्दा है वो किस तरीके से इस महीने, मतलब अगर 1 अगस्त से बात की जाए तो इस महीने किस तरीके से इसके सीरीज ऑफ इवेंट्स रहे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने सबसे पहले एक क्लेम किया था 7 अगस्त को। उन्होंने कहा कि 1,02,50 वोटर जो हैं वो महादेवपुरा नाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु सेंट्रल की, वहां की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में महादेवपुरा में जो कई 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं उनमें से एक असेंबली सेगमेंट में 1,02,50 वोटर जो है तो उन्हें फर्जी मिले हैं, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। और उन्होंने बहुत बड़ा बंडल दिखाया डॉक्यूमेंट्स का, जिसको उन्होंने स्कैन किया और 6 महीने से ज्यादा का समय लगा इस बात को जानने में। अब अगर बात की जाए कि उन्होंने क्या क्या चीजें कही, तो डुप्लीकेट वोटर, ये सारी चीजें आप देख चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 11,965 जो डुप्लीकेट वोटर, इनवैलिड एड्रेसेस 40,009, बल्क रजिस्ट्रेशन 10,452, मल्टीपल वोटर्स है सेम एड्रेस जिसकी बात कही जाए, इनवैलिड फोटोज 4,132, और मिस यूज ऑफ फॉर्म 6 जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाले वोटर्स यूज करते हैं वो है 33,692। कई सारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जा करके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी की, और कुछ क्लेम्स सही पाए गए और कुछ लोगों ने क्लेम किया, जैसे आदित्य श्रीवास्तव, शकुन रानी, इस तरीके के नाम निकल के आए। और आदित्य श्रीवास्तव के 3 से 4 जगह उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में उनके वो नाम पाए गए, और इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इसके बाद जो है तो राहुल गांधी ने एक और क्लेम किया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा अगर राहुल गांधी को या कांग्रेस को या अपोजिशन को मिल जाता है तो वो पूरे देश में हो रहे जितने भी वोटिंग से रिलेटेड फ्रॉड हैं या फिर वोटिंग डुप्लीकेट वोटिंग है या फिर इलीगल वोटिंग चल रही है, उसका वो पर्दाफाश कर देंगे अगर सीसीटीवी और मशीन रीडेबल रोल्स उनको दे दिए जाएं। मशीन रीडेबल रोल्स की बात की जाए तो 3600 घंटे, ऐसा राजीव कुमार जो थे उन्होंने क्लेम किया था कि 3600 घंटे जो हैं लगेंगे अगर किसी को इलेक्टोरल रोल के लिए उनको वो करना है, उनको खुद बैठ करके इसके इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर 3600 घंटे लगेंगे ये जानने में कि, माफ कीजिएगा, 3600 साल लग जाएंगे ये जानने में कि आखिर पूरे वीडियोस देखने के लिए अगर रोज 8 घंटे देखते हैं। लेकिन हमने इसका कैलकुलेशन किया तो पाया कि 6 महीने, अगर उनके क्लेम को मान भी लिया जाए तो भी 6 महीने में 7200 लोग मिल करके इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और 7200 लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होते हैं, इतने सारे लोग मिल जाते हैं। और वैसे भी मेन बात यह है कि आखिर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर ही क्यों रहे हो। अगर आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग कभी किसी को सामने पेश ही नहीं करनी तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही क्यों हो रही है, ये सवाल हमने कभी एक छोटा सा एक वीडियो डाला था, उसमें भी ये सवाल हमने पूछा था। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी एक रिस्पॉन्स दिया। इलेक्शन कमीशन के सीईओ महाराष्ट्र, कर्नाटका और हरियाणा ने एलओपी को एक साइन डिक्लेरेशन की बात कही है।
अब क्या हुआ कि उन्होंने इनएलिजिबल वोटर्स और एलिजिबल वोटर्स जो एक्सक्लूड हुए हैं इसके उनके नाम लिख करके उन्हें एक एफिडेविट साइन करना है, और रूल 20 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 है उसके तहत इसको सबमिट करना है। लेकिन अगर इसमें फॉल्स डिक्लेरेशन किया जाता है तो सेक्शन 31 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके 1950 उसके तहत उसमें फाइन और सजा दोनों हो सकती है। अब इसमें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अब जो है एक्सपर्ट्स कहना है, जैसे ओपी रावत जी हैं और कई सारे और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उनका ये क्लेम है कि ये जो सीईओज ने कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा ने वो जो जिस रूल को कोट किया है वो रूल यहाँ अप्लाई ही नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये रूल तभी अप्लाई होता है जबकि पहली बार ड्राफ्ट रोल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होते हैं, तभी ये रूल जो है तो अप्लाई होता है। इस तरीके की बात एक्सपर्ट्स ने कही है। बात यहां तक अभी तक इस पे रही कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की बात कही और इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से इस तरीके का रिस्पांस माना। और आजकल इलेक्शन कमीशन ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना ही प्रेस नोट जारी कर रहा है इस विषय में, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर इसके बाद का जो ट्विस्ट है वो बड़ी गजब की चीज है। बाद की ट्विस्ट ये है कि अनुराग ठाकुर आए, उन्होंने बहुत सारे, जैसा कि आप जानते हैं अनुराग ठाकुर की भाषा और जिस तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर ने कई सारे आरोप लगाए विपक्ष के कैंडिडेट्स पे। 6 सीटों के का ब्यौरा लेकर के आए वो। और उसके अलावा जैसा जानते हैं इतिहास में ऐसा हुआ, पंडित नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने ये किया, ये सारी बातें जो बीजेपी की का एक टेप रिकॉर्ड है, जो कि किसी भी कांग्रेस के विषय में जब भी बात करने आते हैं तो ये टेप रिकॉर्डर लेकर के ही आते हैं। वो आप जानते हैं इस बात को, टेप रिकॉर्डर उनका बजने लगता है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। 11 वर्ष से उनकी शासन है, फिर भी उनका जवाब होता है कांग्रेस ने ये किया। पर हो गया, उनकी उस बातों पे नहीं जानते, जो फैक्ट उन्होंने दिए उस पे जाते हैं। तो वायनाड में उन्होंने क्लेम किया कि 93,499 डाउटफुल वोटर्स हैं। यहां से विनर थे उस समय पे राहुल गांधी 3,64,422 वोट से जीते थे। रायबरेली, ये मैं 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, बाद में यहां से प्रियंका गांधी वहां की सांसद बन चुकी हैं। रायबरेली की बात की जाए तो 2,89,000 वोटर हैं, जहां पर राहुल गांधी 3,90,030 वोटों से जीते। डायमंड हार्बर 2,59,779, जहां पर अभिषेक बनर्जी टीएमसी से जीते, उनका वोटिंग विनिंग मार्जिन था 7,10,930। कन्नौज की बात की जाए जहां से अखिलेश यादव जीते 2,95,798, 1,70,000 वोटों से विक्ट्री जीते वो। और अगर मैनपुरी की बात की जाए तो 2,55,914, वहां पर डिंपल यादव जीती 2,21,639 वोटों से। अब अगर कोलाथुर जो तमिलनाडु की एक असेंबली सेगमेंट है, जहां पे वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो हैं चुनाव लड़े थे, वहां पर 19,476 वोटों की बात करी है, जो विक्ट्री मार्जिन था 70,384। अब आप अगर इन सारी चीजों को देखेंगे तो अगर कन्नौज और मैनपुरी की बात की जाए तो विक्ट्री मार्जिन लगभग चारों सीटों पे जितने डाउटफुल वोटर अनुराग ठाकुर ने कहे हैं उससे ज्यादा है। लेकिन अगर महादेवपुरा की बात की जाए तो विक्ट्री मार्जिन 33,000 के आसपास कुछ था और ओवरऑल लोकसभा का, और 1,02,50 एक असेंबली सेगमेंट की बात की जा रही, जहां पर जो है तो एक डाउट क्रिएट किया राहुल गांधी ने, एक बात कही, क्लेम किया उन्होंने कि 1,02,50 जो है तो फर्जी वोटर्स हैं, इस तरीके की बात कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि अनुराग ठाकुर के जो क्लेम्स हैं उसमें ही काफी विरोधाभास दिखाई देता है। 6 सीटों का जिन्होंने उसमें किया है, मैनपुरी और कन्नौज एक सीटें जिनमें विक्ट्री मार्जिन जो है तो कम है जो डाउटफुल वोटर्स से। और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि 7 साल से जो है तो इनकी सरकार 7 से 8 साल से लगभग इनकी योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये हो गई यहाँ की बात। अब इसके बाद की गजब की घटना है कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को तो को तो भेजा है नोटिस, लेकिन वायनाड केरला के इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा अभी तक। रायबरेली मतलब उत्तर प्रदेश के किसी इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा। डायमंड हार्बर टीएमसी के इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा, माफ कीजिएगा बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं भेजा। और उसी तरीके से तमिलनाडु के इलेक्शन कमिश्नर ने भी किसी भी तरीके का नोटिस जो है तो अभी तक अनुराग ठाकुर को नहीं भेजा है, जबकि राहुल गांधी के क्लेम करने के एक दिन बाद ही इस तरीके की बात कर दी गई थी कि उन्हें तुरंत नोटिस पहुंच गया था। अब इलेक्शन कमीशन भी उस तरीके से बात कर रहा है, शो मी द मैन, शो यू, आई विल शो यू द लॉ, उस तरीके की बात है।
मतलब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अनुराग ठाकुर के लिए नियम अलग हैं और राहुल गांधी के लिए नियम अलग हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यह क्लेम नहीं किया कि बीजेपी इस वजह से जीती। हो सकता है इस वजह से जीती हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन किसे करनी है? इसकी इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन को करनी है। और अगर इलेक्शन कमीशन को यह लगता है कि ये पूरा का पूरा क्लेम इस तरीके का है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि 6 सीटों का 5 लोकसभा सीटों की बात इन्होंने की है, एक की राहुल गांधी ने की है, 6। और अब वो वाराणसी के इलेक्शन को भी गलत प्रूफ करने की बात कर रहे हैं। इस बात को समझिए कि वाराणसी, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी का जो विक्ट्री मार्जिन था वो 1.5 लाख के आसपास आ गया था। आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे 2019 में, 2024 में 1.5 लाख, और काफी समय तक, लगभग दोपहर तक, 12-1 बजे तक वो पीछे चल रहे थे। तो ये पूरा का पूरा केस जो है तो इस तरीके का हो गया। तो कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर आपको इलेक्शन में डाउट है तो आप 2024 का पूरा जो चुनाव था उसे इलीगल और घोषित कर दीजिए और नए इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए। इस तरीके की क्लेम भी कांग्रेस की तरफ से की। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी चुप है। उसने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मुद्दे पे और ना ही इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पे कुछ बोलने को तैयार है। इसके बाद कुछ घटनाएं हुई जो बिहार से पे जुड़े हुए एसआईआर से जुड़ी हुई। तो बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसमें कल जो सुनवाई हुई थी 14 अगस्त 2024-25 को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए। तो पहले, सबसे पहले उन्होंने कहा 65 लाख लोगों के नाम आपको पब्लिश करने हैं और सर्चेबल एपिक नंबर होना चाहिए। इस फॉर्म में करना है कि आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट अपलोड करनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, बूथ वाइज, और जिन लोगों के नाम है और किस कारण से उनका नाम हटा है, ये पूरा का पूरा जो है तो इलेक्शन कमीशन को पब्लिश करना है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो सीईओ और डीईओ, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उन दोनों की जगह पे के ऑफिसर्स में भी ये लिस्ट लगेगी, बूथ पे लगेगी, हर जगह पे बेसिकली ये लगनी है और पब्लिसिटी करनी है इसकी। न्यूज़पेपर में ऐड देना है। इस तरीके की बात की कि अगर आपका नाम छूट गया है तो आप आइए अपना नाम जुड़वाइए। फिर आइडेंटिटी प्रूफ के री इंक्लूजन की बात कही है। आधार प्लस एपिक जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास कोई और 11 जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट करने की बात कही है, अगर किसी के पास वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आधार और एपिक भी, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, अग्रीव्ड व्यक्ति है, उसके लिए आधार और एपिक नंबर आप इंक्लूड करिए। इस तरीके की बात की है। कंप्लायंस की डेट है 19 अगस्त। रिपोर्ट करना है 48 घंटे के अंदर ये लिस्ट पब्लिश होनी चाहिए और 19 अगस्त को जो है तो रिपोर्ट सबमिट करेगा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कि उसने क्या किया। और अगली जो हियरिंग की डेट है वो है 22 अगस्त। अब ईसीआई का क्या कहना है? उन्होंने ये भी कहा कि ईसीआई जो एसआईआर प्रोसेस कर रहा है वो अभी उस पे कोई भी एक्शन, उसकी संवैधानिकता पे अभी कोई फैसला नहीं ले रहा है, पर और उसने लिमिट भी नहीं किया है कि एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही छोड़ दिया है। पर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की जो एक डिमांड की है। तो बेसिकली जो पहले इलेक्शन कमीशन इस बात से बच रहा था कि 65 लाख लोग जो हैं, जो जिनका नाम कटा है, उनका किस कारण से नाम कटा है, उसकी जो, तो हर व्यक्ति उसको सर्च कर सके। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि अगर किसी व्यक्ति की इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएस जो हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये लिस्ट शेयर कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हम इस चीज को डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं, लोगों को अपना नाम खुद सर्च कर लेना चाहिए, कर सके इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे प्रिंटेबल फॉर्मेट में डालिए, नोटिस की तरह चिपकाइए, और किसी को ढूंढना है तो वो जाकर के देख सके। इस तरीके की बात बूथ लेवल पे चिपकाइए इस बात को। अब बात ऐसी है कि इसको अपोजिशन जो है तो बहुत ही विक्ट्री की तरह दिखा रहा था, लेकिन अगर मैं इससे जुड़ी हुई संस्थाओं की बात करूं तो अभी भी उनको बहुत सारे डाउट हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के एसआईआर की जो प्रोसेस है उसको स्टे देने से इनकार कर दे, ऐसा उनको डाउट है। क्योंकि शायद इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी अगर फैसला लेना है तो कई सारी चीजें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा। तो इस विषय में अभी भी एक संशय बना हुआ है कि क्या ये एसआईआर वैलिड होगा 2025 में बिहार में होने वाले चुनाव के लिए कि नहीं। अब एक और बात है इसके बाद कि 17 अगस्त 2025 से राहुल गांधी बिहार में
एक रैली करने जा रहे हैं, वोट बचाओ अभियान की तरह है वो रैली, और वो ये रैली लेकर के, और 1 सितंबर को वो रैली खत्म होगी। करीब 15 दिन की ये रैली चलेगी और वोटर्स को जागरूक बनाने की और एसआईआर की और इलेक्टोरल फ्रॉड और ये सारी चीजों की बात होगी। आप जानते ही हैं कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन अभी काफी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हमें जो है तो गलत तरीके से बात कही जा रही है, हमें वोट चोर और ये सारी बातें कही जा रही है, तो अभी उस पर जो है तो किसी भी तरीके का रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। अब आखिरी बात जिस पे आपको अब एक इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। बुआना लाखू के सरपंच इलेक्शन जो है पानीपत के का एक गांव है जहां बुआना लाखू, जहां पे सरपंच के इलेक्शन की टाइमलाइन देख लीजिए। 2022 में कुलदीप सिंह जो है उनको विनर डिक्लेयर कर दिया और मोहित कुमार ने उसको चैलेंज कर दिया रिजल्ट को। 7 मई 2025 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिकाउंटिंग की ऑर्डर दे दिया था बूथ पे, ठीक है, एक बूथ पे। 1 जुलाई 2025 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके ऑर्डर को, रिकाउंट ऑर्डर को क्वैश कर दिया था, केस को रोक दिया। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया रिकाउंट का अंडर वीडियो सुपरविजन, सिर्फ एक बूथ पे नहीं, सारे बूथों पे। रिकाउंट का रिजल्ट ये रहा कि मोहित कुमार जो हार गए थे वो 51 वोटों से जीत गए। अब देखिए किस तरीके से इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो है चुनाव को बदल देते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि मोहित कुमार 51 वोट से जीत गए। अब हुआ यूं कि मिड अगस्त में मोहित कुमार जो है सरपंच की ओथ ले लेते हैं और कुलदीप सिंह का 33 महीने का जो टेन्योर था वो खत्म हो जाता है। आप एक और बात याद रखिए, चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था, किस तरीके से चुनावों की चोरी की जाती है। आपका एक ये एग्जांपल है और चंडीगढ़ के मेयर का जो इलेक्शन है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर चुनाव की चोरी किस तरीके की हो रही है। आप जरूर बताएं अगर आपको किसी भी और सीट पे किसी भी तरीके का अगर डाउट होता है और आपको इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलती है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जरूर प्रयास करेंगे कि उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे हमारी तरफ से और आपके सामने जो भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे उनको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इससे जुड़ी हुई खबरों के लिए जुड़े रहिए सेटिंग नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता एक फेस्टिवल तो है, ये एक जिम्मेदारी है हम सब की, 140 करोड़ भारतीयों की, और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाएं। धन्यवाद।